जय हिंद। मैं हूं योगी और आप देख रहे हैं योगी ट्यूशन सेंटर। हमने शुरू की है अरिहंत सामान्य हिंदी की सीरीज, जिसमें अभी तक हम 19 अध्याय कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। प्रस्तुत है अध्याय 20, सरकारी कार्यालयों के पत्र, टिप्पण और आलेखन। सरकारी पत्र व्यवहार की कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं, जिसके अनुसार लेखक को पूर्व प्रचलित प्रणाली का अनुसरण करना होता है। इसके लिए सरकारी कार्यालयों की पत्र लेखन पद्धति का ज्ञान आवश्यक है। नोट: टिप्पण के लिए सामान्य अनुदेश। 1. विस्तृत टिप्पण कार्य मूल पत्र पर कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि अलग कागज पर लगभग 2.5 इंच का हाशिया छोड़कर ही करना चाहिए, ताकि अधिकारी उस पर अपने आदेश अनुदेश लिख सके। दिनचर्यात्मक संक्षिप्त टिप्पण मूल पत्र के हाशिए पर ही कर दिया जाता है। 2. टिप्पण का प्रस्तुतिकरण इस प्रकार करना चाहिए कि पत्रबंध फाइल में पत्रों को जो क्रम है उसी क्रम में टिप्पण भी होना चाहिए। 3. टिप्पण में सर्वप्रथम संबंधित पत्र की पत्र संख्या, दिनांक और पत्र व्यवहार का विवरण लिख देना चाहिए। 4. टिप्पण में पहले वाद विषय, फिर विभिन्न दृष्टिकोण और अंत में सुझावों का उल्लेख करना चाहिए। 5. टिप्पण को आवश्यकता अनुसार अनुच्छेदों में विभाजित करके लिखना चाहिए। प्रथम अनुच्छेद को छोड़कर शेष सभी अनुच्छेदों को संख्याबद्ध कर देना चाहिए। 6. टिप्पण में जिन पत्रों या पूर्व आदेशों का संदर्भ देना हो उसे हाशिए में लिख देना चाहिए। 7. टिप्पण संक्षिप्त तथा विषयानुकूल होना चाहिए। 8. टिप्पण में अतिशयोक्ति, दृढ़ोक्ति और भ्रमात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। 9. टिप्पण सदैव तटस्थ भाव से अन्य पुरुष में लिखना चाहिए। 10. टिप्पण की भाषा सरल, स्पष्ट, संयत और विनम्र होनी चाहिए। 11. टिप्पण की समाप्ति पर टिप्पणकर्ता को नीचे बाईं ओर अपने संक्षिप्त हस्ताक्षर करना चाहिए तथा हस्ताक्षर के नीचे दिनांक भी अंकित करनी चाहिए। 12. टिप्पण के नीचे दाईं ओर का स्थान उच्च अधिकारी के लिए छोड़ देना चाहिए। उच्च अधिकारी हस्ताक्षर में अपना पूरा नाम लिखेंगे और हस्ताक्षर के नीचे दिनांक भी अंकित करेंगे। सरकारी कार्यालयों में कार्य संचालन का सबसे समर्थ माध्यम पत्र व्यवहार ही है। इन कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाले पत्रों को कार्यालयीय पत्र, ऑफिशियल लेटर कहते हैं। इनका प्रयोग 2 विदेशी सरकारों के बीच, केंद्रीय सरकार और प्रादेशिक सरकारों के बीच, 2 प्रादेशिक सरकारों के बीच, सचिवालय के अधीन कार्यालयों के बीच, एक संस्था और उसके अधीन कर्मचारियों के बीच होता है। कार्यालयीय पत्र लेखन पद्धति को टिप्पण, नोटिंग एवं आलेख, ड्राफ्टिंग के नाम से जाना जाता है। क्रमशः दोनों का विवरण प्रस्तुत है। टिप्पण, नोटिंग। टिप्पण सरकारी कार्यालयों में कार्य संपादन का एक माध्यम है। कार्यालयों में आए हुए विचाराधीन पत्रों को निपटाने के लिए लिपिक अथवा अधिकारियों के द्वारा पूर्व संदर्भ, वर्तमान तथ्य और आवश्यक सुझावों का उल्लेख करते हुए अधिकारी के अंतिम निर्णय लेने की दिशा में दी गई अभ्युक्तियां टिप्पण कहलाती है। दूसरे शब्दों में, किसी भी विचाराधीन पत्र के निस्तारण को सुगम और सरल बनाने के लिए जो टिप्पणी लिखी जाती है वही टिप्पण कहलाती है। मंत्री, प्रधानमंत्री अथवा राष्ट्रपति के द्वारा लिखी गई टिप्पणी को मिनट कहते हैं। सभी पत्रों को निपटाने के लिए टिप्पण की आवश्यकता होती है। सामान्य मामलों में टिप्पण के स्थान पर आलेख, ड्राफ्ट ही उन सुझावों के साथ प्रस्तुत कर दिया जाता है कि उसमें दी हुई बातों के आधार पर उस पत्र को निपटा दिया जाता है। जिन पत्रों का संबंध नई योजनाओं, जटिल समस्याओं और नीति के प्रश्नों से होता है, उनको निपटाने के लिए टिप्पण की आवश्यकता होती है। टिप्पण का मुख्य उद्देश्य विचाराधीन पत्रों से संबंधित सभी बातों को इस प्रकार प्रस्तुत कर देना है कि उसकी सभी बातें स्पष्ट हो जाएं और अधिकारी को निर्णय लेने में कठिनाई ना हो। जब किसी पत्र के निस्तारण के लिए संक्षिप्त टिप्पण करना होता है तो उसे मूल पत्र के हाशिए पर लिख दिया जाता है। संक्षिप्त टिप्पण के लिए निम्नलिखित प्रकार के वाक्य प्रस्तुत किए जाते हैं। 1. देख लिया। 2. मैं सहमत हूँ। 3. आदेशार्थ प्रस्तुत है। 4. अग्रसारित एवं संस्तुत। 5. आलेख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। 6. बात कर लीजिए। 7. आवेदन स्वीकार कर लिया जाए। 8. कार्यालय की टिप्पणी से सहमत हूँ, आदेश जारी कर दिए जाए। 9. मुझे कोई आपत्ति नहीं है। 10. श्री डैश डैश कृपया अवलोकन करें। 11. यह मामला पुलिस के हवाले किया जाए। 12. इस संबंध में पृष्ठ डैश डैश पर दी गई टिप्पणी देखें। 13. इस मामले का शीघ्र निपटारा कीजिए।
14 अनुस्मारक रिमाइंडर भेजें। 15 सभी प्रधानाचार्यों को सूचित किया जाए। 16 आवेदक को अपने आवेदन पत्र उचित माध्यम से भेजना चाहिए। 17 आवेदन अस्वीकृत। 18 अवकाश स्वीकृत। 19 वित्त मंत्रालय की भी सलाह ले ली जाए। 20 अमुक कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। मूल पत्र सहित विस्तृत टिप्पण के नमूने प्रस्तुत हैं। नमूना 1 कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा। बाएं पत्र संख्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 7 मई 2012। दाएं दिनांक 25 जून 2012। दाएं सेवा में निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय लखनऊ उत्तर प्रदेश। विषय भवनों की मरम्मत एवं अनुरक्षण। महोदय, उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन है कि इस संस्थान के अधोलिखित भवन अत्यंत जीर्ण स्थिति में है तथा इनकी तुरंत मरम्मत की आवश्यकता है। 1 हिंदी आशुलिपि व्यवसाय का भवन। 2 अंग्रेजी आशुलिपि व्यवसाय का भवन। 3 इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय का भवन। 4 टर्नर व्यवसाय का भवन। इस संबंध में रुपए 50 लाख का विस्तृत अनुमानक संलग्न करते हुए यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि भवनों का जीर्णोद्धार तुरंत ही नहीं किया गया तो आगामी बरसात में प्रशिक्षणार्थियों को इस भवन में बैठाकर प्रशिक्षण देना संभव नहीं है। आगामी बरसात के अधिक क्षतिग्रस्त हो जाने के फलस्वरूप उक्त भवनों के गिर जाने की आशंका है। इस संबंध में आपसे अनुरोध है कि संलग्न अनुमानक को पारित कर तुरंत ही मरम्मत हेतु अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें। दाएं भवदीय मदनलाल गोयल, प्रधानाचार्य। टिप्पण डायरी क्रमांक 3/2 V 2012। दिनांक 30 जून 2012। अधीक्षक निदेशक संलग्न अनुमानक जो रुपए 50 लाख मात्र का है, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा से चालू वित्तीय वर्ष में 4 भवनों की मरम्मत हेतु प्राप्त हुआ है, जो इस टिप्पणी के साथ प्रस्तुत है। 1 अनुमानक निर्धारित मानदंड के अनुसार बनाया गया है। 2 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा ने पिछले वर्ष भवनों की मरम्मत के लिए जो पैसा खर्च किया है, वर्तमान अनुमानक भी उन्हीं दरों के अनुरूप है। 3 प्रधानाचार्य ने तुरंत मुरम्मत न होने पर भवनों के गिर जाने की आशंका व्यक्त की है। 4 चालू वित्तीय वर्ष में उपर्युक्त कार्य बजट का आवंटन उपलब्ध है। आदेशार्थ प्रस्तुत। बाएं हस्ताक्षर और दिनांक। नमूना 2 पत्र संख्या -- विद्युत वितरण खंड उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद नैनीताल उत्तराखंड। दाएं दिनांक 6 अप्रैल 2012। प्रेषक संतोष कुमार अग्रवाल, अधिशासी अभियंता, सेवा में मुख्य अभियंता जल विद्युत उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, 4 विक्रमादित्य मार्ग लखनऊ। विषय विद्युतीकरण योजनाओं के संपादन में विलंब। महोदय, उपर्युक्त विषय के संबंध में आपके विचारार्थ यह प्रस्तुत करना है कि वर्तमान समय में इस खंड के अंतर्गत 15 ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं चल रही है। इन सभी योजनाओं में कार्य प्रगति पर है तथा आगामी 2 वर्षों में सभी योजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य है। वर्तमान समय में जितने कर्मचारी इस खंड में तैनात हैं, वे सभी आज से 10 वर्ष पूर्व के इस खंड के कार्यभार के अनुसार हैं। इस प्रकार पूर्व में स्वीकृत मात्र अनुरक्षण हेतु स्वीकृत पदों पर नियुक्ति कर्मचारियों से ही समस्त अनुरक्षण एवं निर्माण कार्य लिया जा रहा है। फलस्वरूप यथा समय कार्य पूर्ण होना संभव नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि HT लाइनों के बनने के साथ ही यदि LT लाइनों का निर्माण नहीं हो पाया तो योजनाओं के अनुरूप किए जा रहे व्यय का प्रतिफल परिषद को नहीं मिल पाएगा और यह परिषद की हानि का एक कारण होगा। इस संबंध में आपसे अनुरोध है कि निर्धारित मानदंड के अनुसार इस खंड के वर्तमान कार्यभार को देखते हुए निम्नलिखित अतिरिक्त पदों की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें। सहायक अभियंता 4, अवर अभियंता 16, लाइनमैन 32, कुली 64। यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त पदों की स्वीकृति न मिलने पर ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य यथा समय पूर्ण नहीं हो पाएगा। दाएं भवदीय हस्ताक्षर, नीचे संतोष कुमार अग्रवाल, अधिशासी अभियंता। टिप्पण डायरी संख्या 225/रा विद्युत परिषद/32
2/200 दिनांक 22 अप्रैल 2012। व्यक्तिक सहायक मुख्य अभियंता, कृपया संलग्न अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग ख नैनीताल के पत्रांक विद्युत विभाग ख नैनीताल E18/82 दिनांक 6 अप्रैल 2012 का अवलोकन करने का कष्ट करें। उन्होंने लिखा है कि वर्तमान समय में उनके खंड में 15 विद्युतीकरण योजनाएं चल रही हैं, जिनके समापन की अवधि 2 वर्ष बाद समाप्त हो जाएगी। कर्मचारियों की कमी का उल्लेख करते हुए उक्त अधिशासी अभियंता ने सूचित किया है कि यदि अधोलिखित अतिरिक्त पद उनके खंड हेतु स्वीकृत नहीं किए गए तो कार्य यथा समय संपन्न नहीं हो पाएगा और यह परिषद को हानि का कारण होगा। 1 सहायक अभियंता 4, 2 अवर अभियंता 16, 3 लाइनमैन 32, 4 कुली 64। कार्यालय को आपके अवलोकनार्थ निम्नलिखित बातें प्रस्तुत करनी है। 1 परिषद आज्ञा नंबर 7635 रा विद्युत परिषद ग 12/2001-2002 दिनांक 10 जुलाई 2003 द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार उपर्युक्त खंड में पद स्वीकृत हैं, जबकि अब तक नैनीताल खंड का कार्यभार बहुत बढ़ चुका है। 2 बढ़े हुए कार्यभार के अनुरूप अधिशासी अभियंता की अतिरिक्त पदों की मांग उचित है तथा निर्धारित मानदंड के अनुसार ही पदों का सृजन अनुमान्य है। 3 समस्त ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के यथा समय पूर्ण होने पर परिषद को अधिक राजस्व मिलना निश्चित है, जो कि परिषद के हित में होगा। 4 परिषद आदेशों के अनुरूप मुख्य अभियंता उक्त पद सृजन करने के लिए सक्षम है। आदेशार्थ प्रस्तुत सुरेश कर्नाटक सहायक दिनांक डैश डैश डैश। 2 आलेखन ड्राफ्टिंग सरकारी कार्यालयों में पत्र व्यवहार की पद्धतियों के अनुसार पत्रों का प्रारूप या आलेख ड्राफ्ट तैयार किया जाना ही आलेखन ड्राफ्टिंग कहलाता है। इसे प्रालेखन या प्रारूपण भी कहा जाता है। आलेख आवश्यकता अनुसार लिपिक से लेकर अधिकारियों तक को तैयार करना पड़ता है, अतः इसका सम्यक ज्ञान सभी के लिए आवश्यक है। आलेखन के ज्ञान के अभाव में कार्यालय की कार्य क्षमता गिरने के साथ साथ कार्य संपादन में भी अनावश्यक विलम्ब होता है, अतः इसका ज्ञान हमारे लिए बहुत उपयोगी है। नोट आलेखन के लिए सामान्य अनुदेश। 1 आलेख एक निश्चित प्रपत्र पर तैयार किया जाता है। यदि प्रपत्र न उपलब्ध हो तो सादे कागज का ही प्रयोग करना चाहिए। 2 आलेखन कार्य करने से पहले विषय भलीभांति समझ लेना चाहिए ताकि उसमें अस्पष्टता न रहे। 3 आलेख में सबसे पहले पत्र संख्या अवश्य अंकित करनी चाहिए, फिर कार्यालय का नाम, स्थान और दिनांक लिखना चाहिए। 4 पत्र के प्रकार के अनुसार प्रेषक और प्रेषिती का नाम, पद और पता अंकित करना चाहिए। 5 आलेख में संक्षिप्त और सारगर्भित विषय अवश्य लिखना चाहिए। 6 आलेख के अनुसार ही संबोधन शब्द लिखना चाहिए। 7 यदि आलेख का संबंध पूर्व पत्र व्यवहार से है तो उसका उल्लेख करते हुए वर्ण्य विषय का उल्लेख करना चाहिए, अन्यथा सीधे वर्ण्य विषय को लिखना चाहिए। 8 विषय को आवश्यकता अनुसार अनुच्छेदों में विभाजित कर लिखना चाहिए। ध्यान रहे कि प्रथम अनुच्छेद पर कोई संख्या नहीं अंकित की जाएगी। शेष सभी अनुच्छेदों को 2, 3, 4, 5 इत्यादि संख्याबद्ध करना चाहिए। 9 आलेख का प्रत्येक अनुच्छेद स्वतः पूर्ण एवं क्रमबद्ध होना चाहिए। 10 आलेख की भाषा सरल, संयत और विनम्र होनी चाहिए। 11 इसमें अतिशयोक्ति, दृढ़ोक्ति एवं भ्रमात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 12 आलेख में यदि कहीं किसी नियम, उपनियम या उच्च अधिकारी के आदेश का उल्लेख करना आवश्यक हो तो उस नियम, उपनियम या आदेश के मूल शब्दों को ही उद्धृत करना चाहिए। 13 मूल पत्र की प्रतिलिपियां जिन जिन को भेजी जा रही है उनका भी उल्लेख कर देना चाहिए। 14 यदि मूल पत्र के साथ संलग्नक एनक्लोजर्स भेजने हैं तो आलेख के अंत में संलग्नक पत्रों की सूची अंकित करनी चाहिए। 15 आलेख को संबंधित अधिकारी को आवश्यक दिखाना चाहिए। यदि अधिकारी उसमें कुछ काट छांट संशोधन करता है तो वहां पर उससे प्राक्षर इनिशियल अवश्य करा लेना चाहिए। सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के पत्रों के आलेखों, ड्राफ्ट्स का सामान्य परिचय, लेखन विधि और उसके नमूने प्रस्तुत हैं। 1 सरकारी पत्र ऑफिशियल लेटर। सरकारी कार्यालय में प्रयुक्त होने वाले पत्रों के विभिन्न प्रारूपों में सरकारी पत्र का प्रयोग सबसे अधिक होता है। एक सरकारी अधिकारी दूसरे सरकारी अधिकारी, किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था अथवा अन्य व्यावसायिक संगठन का सरकारी कार्य हेतु जो पत्र लिखता है उसे सरकारी पत्र ऑफिशियल लेटर कहते हैं। ये पत्र सदैव औपचारिकता पूर्ण शैली में लिखे जाते हैं। सरकारी पत्रों में व्यक्तिगत संबंधों, भावुकता एवं आत्मीयता के लिए कोई स्थान नहीं होता है।
और ये सदैव नियत पद्धति के अनुसार तटस्थ भाव से लिखे जाते हैं। लेखन विधि। सरकारी पत्र के विभिन्न अंगों का समावेश निम्नलिखित प्रकार से होना चाहिए। 1. सर्वप्रथम कागज के शीर्ष पर पत्र संख्या लिखनी चाहिए। पत्र जिस पत्रबंध फाइल से भेजा जा रहा है उसकी संख्या ही पत्र संख्या होती है। कभी कभी कार्यालय अथवा विभाग का उल्लेख करने के बाद पत्र संख्या अंकित की जाती है। कहीं कहीं प्रेषिती का पता लिखने के उपरांत पत्र संख्या और दिनांक लिखने की परंपरा है। 2. पत्र संख्या लिखने के उपरांत प्रेषक के कार्यालय का नाम लिखना चाहिए। इसके बाद दाईं ओर स्थान और दिनांक लिखे जाते हैं। 3. कार्यालय नाम लिखने के बाद बाईं ओर प्रेषक का नाम तथा पद लिखना चाहिए। 4. इसके उपरांत बाईं ओर सेवा में लिखकर प्रेषिती का पद और पता लिखना चाहिए। 5. प्रेषिती का पता लिखने के बाद पत्र के विषय को ही वाक्य में लिख देना चाहिए। 6. सरकारी पत्रों में संबोधन के लिए महोदय शब्द का प्रयोग किया जाता है। 7. इसके उपरांत पत्र का मुख्य प्रतिपाद्य होता है। यदि पत्र का संबंध पिछले पत्र व्यवहार से है तो संक्षेप में उसका भी उल्लेख करना चाहिए। उसके बाद पत्र की विषय वस्तु को सरल सुस्पष्ट भाषा में लिखकर निष्कर्ष एवं सुझाव भी प्रस्तुत करना चाहिए। 8. पत्र की समाप्ति और दाईं ओर स्वनिर्देश के लिए भवदीय या आपका विश्वास पात्र लिखना चाहिए। इसके नीचे प्रेषक अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। हस्ताक्षर के नीचे अधिकारी का नाम और पद लिखा जाता है। 9. यदि पत्र के साथ संलग्नक भेजने हैं तो उनका भी उल्लेख कर देना चाहिए। 10. मूल पत्र की प्रतिलिपियां जिन जिन को भेजी जा रही हैं उनका भी उल्लेख करना चाहिए। नमूना 1. पत्र संख्या 1 मई 2012। गृह दाईं ओर भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली। दिनांक 12 मई 2012। दाईं ओर प्रेषक श्री कृष्ण, उप सचिव, भारत सरकार। सेवा में सचिव, सभी मंत्रालय तथा विभाग। विषय अंतिम शनिवार के बजाय दूसरे शनिवार की छुट्टी। महोदय, कुछ समय से भारत सरकार के सामने यह प्रश्न विचाराधीन था कि वेतन कमीशन की सिफारिशों पर प्रत्येक मास एक शनिवार को जो छुट्टी दी जाती है वह अंतिम शनिवार को दी जाए या इससे पहले किसी शनिवार को। सरकारी कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निश्चय किया गया है कि अंतिम शनिवार के बजाय दूसरे शनिवार को ही छुट्टी दी जाए। यह व्यवस्था भारत सरकार के कर्मचारियों की मान्यता प्रदान एसोसिएशनों से विचार विमर्श करने के बाद की गई है। यह व्यवस्था दिनांक डैश डैश से लागू होगी। भवदीय हस्ताक्षर श्री कृष्ण, उप सचिव, भारत सरकार। नमूना 2. श्री साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, कॉलेज संबंध विभाग। प्रेषक श्री भोलेंद्र सिंह, कुल सचिव। सेवा में प्रधानाचार्य, अध्यापक, प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीता। पत्र संख्या डैश डैश डैश। विषय बीएड में अतिरिक्त वर्ग खोलने की अनुमति। महोदय, आपके पत्र संख्या डैश डैश दिनांक डैश के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि आपके महाविद्यालय में बीएड में एक अतिरिक्त वर्ग सेक्शन खोलने की अस्थायी अनुमति प्रदान की जाती है। स्थायी अनुमति के लिए आपका प्रार्थना पत्र राज्य सरकार को संस्तुति के साथ अग्रसरित कर दिया गया है। प्रशिक्षार्थियों के प्रवेश नियमानुसार समयावधि में ही कर लिए जाएं तथा प्रवेश में किसी प्रकार की अनियमितता न होने पाए। भवदीय भोलेंद्र सिंह, कुल सचिव। 2. शासनादेश जीओ। सरकार द्वारा लिए गए किसी निर्णय से अधीन कार्यालयों को अवगत कराने के लिए सचिवालय द्वारा जो पत्र भेजे जाते हैं शासनादेश कहलाते हैं। शासनादेश को राजाज्ञा और संक्षेप में जीओ भी कहते हैं। प्रमुख कार्यालय अध्यक्षों और विषयाध्यक्षों आदि को भेजे जाने वाले शासनादेश परिपत्र शासनादेश कहलाते हैं। इसका आरंभ मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि डैश जैसे उपवाक्य से किया जाता है। सचिवालय के सभी पत्र उत्तम पुरुष में लिखे जाते हैं। नमूना संख्या 256/4 25/14 1/2012। प्रेषक उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में अतिरिक्त जिला अधिकारी, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। महोदय, आपके पत्र संख्या 2450/432 1/2012 दिनांक 4 अप्रैल 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्यपाल महोदय नियोजन कार्यालय के अंतर्गत एक चपरासी वेतनमान 4450 से 5250 का पद सहर्ष अस्थायी रूप से स्वीकृत करते हैं। यह पद 28 फरवरी 2012 तक अथवा उससे पूर्व किसी भी समय बिना नोटिस के समाप्त किया जा सकता है। उक्त पद का लेखा शीर्षक 299 विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्रों आयोजनागत क नियोजन ठ पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत मान्य होगा। यह स्वीकृति वित्त अनुभाग के पत्र संख्या 245/3 41 2/2011
2012 दिनांक 2 जनवरी 2011 को सहमति से जारी की गई है। भवदीय रामलखन उप सचिव उत्तर प्रदेश शासन। 3 अर्ध सरकारी पत्र सरकारी अधिकारियों के मध्य सरकारी काम से व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले पत्रों को अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। इन पत्रों में व्यक्तिगत पत्रों की भांति आत्मीयता एवं भावुकता के दर्शन होते हैं। अर्ध सरकारी पत्र निम्नलिखित परिस्थितियों में लिखे जाते हैं। 1 जब कोई अधिकारी किसी दूसरे अधिकारी का ध्यान किसी बात की ओर विशेष रूप से आकृष्ट करना चाहता है। 2 जब किसी पत्र की विषय वस्तु को गोपनीय रखना होता है। 3 जब तत्काल कार्यवाही या स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है। 4 जब किसी अधिकारी को अपने अधीन कर्मचारी की वरिष्ठ अधिकारी से शिकायत करनी होती है अथवा उसे किसी विशेष आदेश निर्देश देने हेतु सुझाव देना होता है। 5 जब किसी सम्मानित अधिकारी या व्यक्ति को किसी उत्सव समारोह या सभा की अध्यक्षता अथवा संबोधन हेतु आमंत्रित करना होता है। लेखन विधि 1 सर्वप्रथम कागज के शीर्ष पर अर्ध सरकारी पत्र संख्या लिखनी चाहिए। 2 पत्र संख्या लिखने के उपरांत प्रेषक के कार्यालय का नाम लिखना चाहिए। तदुपरांत दाईं ओर दिनांक लिखनी चाहिए। 3 अर्ध सरकारी पत्रों में संबोधन शब्द महोदय शब्द न लिखकर व्यक्तिगत पत्रों की तरह प्रिय डॉक्टर मिश्र जी या माननीय प्रधानमंत्री जी या प्रिय गुप्त जी आदि जैसा लिखना चाहिए। 4 इन पत्रों में स्वनिर्देश के लिए भवनिष्ठ या आपका सद्भावी या आपका शुभेच्छु या भवत हितैषी आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। 5 पत्र के नीचे बाईं ओर सेवा में लिखने के बाद प्रेषिती का नाम पद और पता लिख देना चाहिए। नमूना अर्ध सरकारी पत्र संख्या 243 बटा प्रशि 7/1 15 फरवरी 2011 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान लखीमपुर खीरी दिनांक 18 मार्च 2012। प्रिय डॉक्टर मिश्र जी, मैं आपका ध्यान इस कार्यालय के पत्रांक डैश दिनांक डैश की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, जिसमें मैंने निवेदन किया था कि हमारे संस्थान में गणित अनुदेशक का कार्यभार सीमा से अधिक है। एक ही अनुदेशक से कई कक्षाओं के प्रशिक्षण में प्रशिक्षार्थियों के प्रति पूर्ण न्याय की आशा नहीं की जा सकती है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर मुझे अनुग्रहित करें। परम आदर सहित डॉक्टर रामनंद मिश्र, निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, लखनऊ उत्तर प्रदेश। आपका शुभेच्छु AR श्रीवास्तव। गैर सरकारी पत्र UO जब सचिवालय के एक विभाग को दूसरे विभाग से कोई पूछताछ करनी हो अथवा निर्देश लेने या देने हो तब गैर सरकारी पत्र का उपयोग किया जाता है। इसमें सबसे ऊपर पत्रांक व दिनांक का उल्लेख होता है। संबोधन के स्थान पर उस विभाग का नाम लिख दिया जाता है जिससे निर्देश लेना हो। स्वनिर्देश शब्द भवदीय आदि का प्रयोग नहीं किया जाता। केवल प्रेषक के हस्ताक्षर, पद व विभाग का उल्लेख रहता है। नमूना गैर सरकारी पत्रांक 350 बटा सा प्र दिनांक 3 जनवरी 2012 शिक्षा ख अनुभाग। कृपया इस विभाग के अनुस्मारक पत्र संख्या 301 बटा 15 दिनांक 13 दिसंबर 2011 का अवलोकन करें। राज्य सरकार के अधीन महाविद्यालयों में तदर्थ रूप से नियुक्त प्रवक्ताओं की सूची अविलंब भेजें। ज्योति स्वरूप गुप्ता, सहायक सचिव प्रशासनिक विभाग। अनुस्मारक पत्र रिमाइंडर जब किसी पत्र का उत्तर समयावधि में नहीं प्राप्त होता है तो संबंधित अधिकारी को पुनः याद दिलाने के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसे अनुस्मारक पत्र कहते हैं। इसे अनुस्मरण पत्र या ध्यानाकर्षण पत्र भी कहते हैं। अनुस्मारक पत्र अधिकतर सामान्य सरकारी पत्रों के प्रारूप में ही लिखे जाते हैं। यदि पूर्व पत्र का प्रारूप दूसरे प्रारूप में लिखा गया था तो उसका अनुस्मारक पत्र भी दूसरे प्रारूप में होता है। जैसे सरकारी पत्र का अनुस्मारक सरकारी पत्र के प्रारूप में, अर्ध सरकारी पत्र का अनुस्मारक अर्ध सरकारी के रूप में, परिपत्र का अनुस्मारक परिपत्र के रूप में तथा ज्ञापन का अनुस्मारक ज्ञापन के रूप में होगा। लेखन विधि अनुस्मारक पत्र में संख्या उसी प्रकार अंकित करनी चाहिए जिस प्रकार मूल पत्र में अंकित की गई थी। 2 इन पत्रों में पत्र का पत्रांक, दिनांक एवं संक्षेप में संदर्भ देना अनिवार्य होता है, अतः इनका उल्लेख करना चाहिए। 3 इन पत्रों में मूल पत्र की विषय वस्तु को पुनः नहीं लिखना चाहिए, अतः विषयोल्लेख की आवश्यकता नहीं होती है। नमूना उत्तर प्रदेश सरकार, श्रम विभाग, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, लखनऊ। पत्रांक डैश डैश, दिनांक डैश, प्रेषक मैकूलाल निदेशक, सेवा में प्रधानाचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बरेली। महोदय, मैं आपका ध्यान इस निदेशालय के पत्रांक डैश दिनांक डैश की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें तदर्थ नियुक्त अनुदेशकों की सूची एवं उनका
विवरण मांगा गया था। कृपया उक्त सूची एवं विवरण शीघ्र ही भेजने का कष्ट करें। भवदीय हस्ताक्षर, नीचे नाम मैकुलाल संत, निर्देशक। 6. कार्यालय आदेश, ऑफिस ऑर्डर। सरकारी कार्यालय में कर्मचारियों से संबंधित नियम अथवा सूचना देने के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं कार्यालय आदेश कहलाते हैं। सामान्यतः कार्यालय आदेश का प्रयोग नियुक्ति, पदोन्नति, अर्जित अवकाश, स्थानांतरण एवं कार्यालय कार्य संपादन संबंधी नियम आदि के लिए किया जाता है। इसमें संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है। लेखन विधि: 1. सर्वप्रथम अन्य प्रारूपों की तरह कार्यालय का नाम, पत्रांक तथा दिनांक लिखना चाहिए। 2. इसके बाद बीच में कार्यालय आदेश शीर्षक लिखकर रेखांकित कर देना चाहिए। 3. कार्यालय आदेश से संबंधित समस्त कर्मचारियों का नीचे उल्लेख करना चाहिए। नमूना: उत्तर प्रदेश सरकार, श्रम विभाग, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हरदोई। पत्रांक: व्यय P/3005 8/11। दिनांक 25/5/2012। कार्यालय आदेश श्री गुरु नारायण शुक्ल, अनुदेशक, टर्नर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 25/5/2012 के संदर्भ में दिनांक 1/6/2012 से 12/6/2012 तक 12 दिनों का अर्जित अवकाश EL स्वीकृत किया जाता है। श्री शुक्ल अवकाश का उपभोग करने से पूर्व अपना कार्यभार श्री CB जोशी, अनुदेशक, टर्नर को सौंप दे। हस्ताक्षर: बाबूराम वर्मा, प्रधानाचार्य। प्रतिलिपि: 1. श्री गुरु नारायण शुक्ल, अनुदेशक, टर्नर, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हरदोई। 2. श्री CB जोशी, अनुदेशक, टर्नर, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हरदोई। 3. कार्यदेशक, राज औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हरदोई। 4. लेखाकार, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हरदोई। 5. कार्यालय प्रति, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हरदोई। बाबूराम वर्मा, प्रधानाचार्य। 7. ज्ञापन, मेमोरेंडम। ज्ञापन का अर्थ है ज्ञान कराना, अतः इसे स्मृति पत्र भी कहते हैं। इसका प्रारूप कार्यालय आदेश की भांति होता है। ज्ञापन 2 प्रकार का होता है, सामान्य ज्ञापन और कार्यालय ज्ञापन। सामान्य विषय वस्तु वाले ज्ञापन सामान्य ज्ञापन कहलाते हैं। इनका प्रेषक सामान्य अधिकारी या निजी व्यक्ति होता है। कार्यालय ज्ञापन अधीन कार्यालयों या कर्मचारियों से संबंधित विशिष्ट कार्यालयीय पत्र होता है। इसका प्रेषक सरकारी अधिकारी होता है। ज्ञापन का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में होता है: 1. पत्रों की स्वीकृति प्रदान करने के लिए। 2. केंद्रीय या राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों के बीच पत्र व्यवहार करने के लिए। 3. अधीन कर्मचारियों या कर्मचारियों को ऐसी सूचना देने के लिए जिसे कार्यालय का आदेश नहीं कहा जा सकता है। 4. अधीन कर्मचारियों या अधिकारियों के कार्य में शिकायत या कमी होने पर उन्हें चेतावनी देने के लिए अथवा उनसे स्पष्टीकरण मांगने के लिए। प्रार्थना पत्रों, नियुक्ति के लिए आए आवेदनों पत्रों का उत्तर देने के लिए। लेखन विधि: 1. अन्य आलेखों की भांति इसमें भी सर्वप्रथम कार्यालय का नाम, ज्ञापन संख्या और दिनांक लिखनी चाहिए। 2. इसके बाद बीच में ज्ञापन शीर्षक लिखकर रेखांकित कर देना चाहिए। 3. ज्ञापन में संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है। इसकी रचना अन्य पुरुष में होती है। 4. ज्ञापन के अंत में बाईं ओर प्रेषिती का नाम, पद और पता लिख देना चाहिए। सामान्य ज्ञापन का नमूना: प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निदेशालय, श्रम विभाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। पत्रांक डैश, दिनांक डैश। ज्ञापन: श्री रामकृष्ण शर्मा को उनके प्रार्थना पत्र दिनांक डैश के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे साक्षात्कार हेतु दिनांक डैश को प्रातः 10 बजे इस कार्यालय में उपस्थित हों। अपने प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां अवश्य लाएं। इस संबंध में उन्हें किसी प्रकार की यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। कमल किशोर शुक्ल, संयुक्त निदेशक। कार्यालय ज्ञापन का नमूना: फिरोज गांधी महाविद्यालय, रायबरेली। संबद्ध श्री शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर। पत्र संख्या व्यय P/596/12। दिनांक 6 अप्रैल 2022। सेवा में श्री रामकृष्ण शर्मा, 15 विजय लक्ष्मी नगर, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। ज्ञापन: अधो हस्ताक्षरकर्ता के ध्यान में यह बात लाई गई है कि आप दिनांक 4 अप्रैल 2012 को प्रातः से अपने कार्य में बिना सूचना के अनुपस्थित पाए गए, जिससे महाविद्यालय के कार्य में व्यवधान उत्पन्न हुआ है। इस संदर्भ में आप 3 दिन के अंदर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।
कि आप क्यों बिना कोई सूचना दिए हुए दिनांक 4 अप्रैल 2012 को प्रातः 10 बजे उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर करने के उपरांत महाविद्यालय से गायब रहे। हस्ताक्षर सुरेश प्रकाश वर्मा। हस्ताक्षर सुरेश प्रकाश वर्मा, प्रधानाचार्य। प्रतिलिपि श्री कृष्ण कुमार अवस्थी, पुस्तकालयाध्यक्ष, फिरोज गांधी महाविद्यालय रायबरेली। 8. परिपत्र या गश्ती पत्र, सर्कुलर। जब कोई सरकारी पत्र या ज्ञापन एक साथ अनेक विभागों, अधिकारियों या कर्मचारियों को भेजा जाता है तो उसे परिपत्र या गश्ती पत्र कहते हैं। परिपत्र की प्रमुख विशेषता यही है कि प्रेषक एक अधिकारी होता है और पाने वाले प्रेषिती अनेक होते हैं। लेखन विधि: 1. सर्वप्रथम पत्र के शीर्षक में परिपत्र संख्या लिखनी चाहिए। 2. प्रेषिती का नाम लिखते समय सभी पत्र वालों का एक साथ बहुवचन में संबोधित करना चाहिए, जैसे सभी मंत्रालय और विभाग भारत सरकार, समस्त जिलाधिकारी बिहार सरकार, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के सभी प्रधानाचार्य इत्यादि। 3. परिपत्रों में संबोधन पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग दोनों में होता है, जैसे महोदय, महोदया। 4. परिपत्र सरकारी पत्र, ज्ञापन, कार्यालय आदेश, अनुस्मारक आदि के रूप में हो सकता है। जिस रूप में परिपत्र लिखना हो उसी प्रारूप के अनुसार आलेख संबंधित नियमों का पालन करना चाहिए। नमूना पत्र संख्या डैश, उत्तर प्रदेश सरकार, विधानसभा सचिवालय, विधान भवन, लखनऊ। दिनांक डैश। प्रेषक शिव नारायण, मुख्य सचिव। सेवा में: 1. उत्तर प्रदेश के समस्त जिलाधीश। 2. उत्तर प्रदेश के सभी कार्यालयाध्यक्ष, सामान्य प्रशासन विभाग। विषय: सरकारी कार्यालय में हिंदी का प्रयोग। महोदय, महोदया, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि आप अपने अपने कार्यालयों तथा अपने अधीन कार्यालयों में समस्त कार्य और पत्र व्यवहार हिंदी में ही करें। हिंदी से भिन्न भाषा में पत्र व्यवहार या कार्य करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। भवदीय। हस्ताक्षर शिव नारायण, मुख्य सचिव। 9. आरोप पत्र, चार्जशीट। जब कोई अधिकारी या कर्मचारी नियमों की अवहेलना करता है, कार्य को सुचारू रूप से नहीं करता, तो उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी द्वारा उसे जो पत्र दिया जाता है उसे आरोप पत्र कहते हैं। वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीन अधिकारियों या कर्मचारियों को आरोप पत्र तभी दे सकता है जब उसके पास आरोपों के लिखित प्रमाण हो। लेखन विधि: 1. सर्वप्रथम अन्य आलेखों की भांति पत्रांक, दिनांक और कार्यालय का नाम लिखना चाहिए। 2. इसके उपरांत बीच में आरोप पत्र लिखकर रेखांकित कर देना चाहिए। 3. जिस अधिकारी या कर्मचारी को आरोप पत्र देना है उसका नाम, पद और पता बाईं ओर लिखना चाहिए। 4. आरोप पत्र में संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है। 5. प्रेषिती का नाम, पद और पता लिखने के बाद प्रमाणों सहित आरोपों का क्रमवार उल्लेख करना चाहिए। 6. पत्र की समाप्ति पर अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। हस्ताक्षर के नीचे नाम और पद लिखना चाहिए। नमूना कार्यालय प्रबंधक, आरएमपी महाविद्यालय सीतापुर। पत्र संख्या डैश, दिनांक डैश। आरोप पत्र श्री अब्दुल हमीद, लेखाकार, आरएमपी महाविद्यालय सीतापुर। आपके विरुद्ध निम्नलिखित आरोप लगाए जाते हैं। 1. आप प्रधानाचार्य के आदेशों की अवहेलना करते हैं। परिमाणतः आपके द्वारा किया जाने वाला कोई भी कार्य न तो समय से पूर्ण हो रहा है और न यथा समय आप किसी कार्य को करते ही हैं। इसके प्रमाण के लिए अग्रलिखित का अवलोकन करें। क. प्रधानाचार्य का आपको संबोधित ज्ञापन संख्या डैश, दिनांक डैश। ख. प्राध्यापकों का एरियर बीजक संख्या डैश। 2. प्राध्यापकों के साथ भी आपका व्यवहार शोभनीय नहीं है। इसके प्रमाण निम्नलिखित हैं। क. समस्त प्राध्यापकों की सामूहिक शिकायत जो मुझे मिली है, प्रति संलग्न। ख. दिनांक 26/2/2012 को श्री राम प्रकाश सिंह, प्रवक्ता राजनीति शास्त्र विभाग से आपका अशिष्ट व्यवहार, जिसकी पुष्टि सभी प्राध्यापकों एवं छात्र संघ ने की है। 3. कार्यालय में भी आप यथा समय नहीं पहुंचते हैं, जिसके प्रमाण में आप नित्य प्रति की उपस्थिति पंजिका का अवलोकन करें, जिसमें प्रधानाचार्य द्वारा आपके कॉलम खाने में क्रॉस लगाया गया है। आपने बाद में क्रॉस पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानाचार्य ने उपस्थिति पंजिका निरीक्षण चेकिंग का समय 10:30 प्रत्येक दिन अपने हस्ताक्षर के नीचे अंकित किया है। इससे स्पष्ट है कि आप हमेशा 10:30 के बाद महाविद्यालय आते हैं। इस संबंध में आपको कोई पत्र दिए गए हैं, परंतु आपने अपनी प्रवृत्ति में सुधार लाने का प्रयत्न नहीं किया गया है। 4. गत माह में इस विद्यालय में लेखा अभिलेखों का निरीक्षण अकाउंटेंट जनरल
इलाहाबाद की ऑडिट पार्टी ने किया, जिसमें निम्नलिखित कमियां पाई गई। क कार्यालय कार्य हेतु खरीदी गई लेखन सामग्री को स्थानीय खरीद रजिस्टर में अंकित नहीं किया गया है तथा सीधे बिल पारित करवाकर वाउचर कैश कराए गए हैं। ख आपने जनवरी माह में ₹800 मात्र के डाक टिकट डाकघर से खरीदने के वाउचर कैश किए हैं। डाक टिकट रजिस्टर में देखने से पता चला है कि इस माह में शासकीय डाक टिकट कार्यालय में पर्याप्त संख्या में उपलब्ध थे। ग छात्रों की फीस का हिसाब देखने पर पता चला है कि समस्त छात्रों के नाम 10,30,960 की रसीदें कटी हैं, जबकि कैश बुक में केवल ₹9,30,000 की धनराशि अंकित है। उपर्युक्त आरोपों के उत्तर में आपको जो भी कहना हो उसे लिखित रूप में प्रमाण सहित इस आरोप पत्र के प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर अधो हस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें, अन्यथा यह माना जाएगा कि इस संदर्भ में आपको कुछ भी नहीं कहना और उपर्युक्त आरोप सत्य है तथा तदनुसार आपके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। हस्ताक्षर श्याम किशोर मिश्र, प्रबंधक। 10 तार टेलीग्राम अत्यावश्यक एवं अतिशीघ्र कार्यों के लिए तार टेलीग्राम का प्रयोग किया जाता है। इसकी भाषा अत्यंत स्पष्ट एवं संक्षिप्त होनी चाहिए। सरकारी कार्यालयों में पहले तार प्रणाली द्वारा भेजे जाते थे। इसके उपरांत तार की पुष्टिकरण प्रति सामान्य डाक द्वारा भेजी जाती है। तार की पुष्टिकरण प्रति से प्रेषिती को यह ज्ञात हो जाता है कि तार अमुक कार्यालय से ही आया है। तार की पुष्टिकरण प्रति ही आलेख ड्राफ्टिंग के अंतर्गत आती है। तार द्रुतगामी शासकीय निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय लखनऊ मेरे पत्रांक डैश दिनांक डैश का अवलोकन करे, स्वीकृति तुरंत दे, तार न किए जाए। दिनांक 15/2/2004 प्रधानाचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा, कार्यालय प्रधानाचार्य, संख्या डैश डैश, दिनांक डैश डैश। उपर्युक्त तार की पुष्टि में प्रतिलिपि निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि वर्षा ऋतु समीप होने के कारण भवनों का मरम्मत कार्य तुरंत ही पूर्ण किया जाना आवश्यक है, अन्यथा शासकीय संपत्ति को क्षति पहुंचने के साथ जन हानि की भी आशंका है। स्वीकृति प्रदान होने के उपरांत भी कार्य कराने हेतु कोटेशन मांगने आदि संबंधी कार्य के लिए भी कम से कम 2 सप्ताह का समय लग ही जाएगा। अतएव अनुरोध है कि वांछित स्वीकृति अविलंब भेजने का कष्ट करें। मदन लाल गोयल, प्रधानाचार्य। 11 रेडियोग्राम तार की भांति रेडियोग्राम को भी अत्यावश्यक एवं अतिशीघ्र कार्यों के लिए ही प्रयोग किया जाता है। इसकी भाषा तार की भांति संक्षिप्त एवं स्पष्ट होती है। तार का प्रयोग वहीं हो सकता है जहां तार व्यवस्था हो। रेडियोग्राम के लिए तार व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें बेतार प्रणाली के द्वारा संदेश भेजा जाता है। रेडियोग्राम के लिए यह आवश्यक है कि जहां रेडियोग्राम भेजना है वहां वायरलेस स्टेशन होना चाहिए। तार सामान्यतः मामलों में भेजा भी जा सकता है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी तार भेज सकता है, इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। रेडियोग्राम का उपयोग करने के लिए जिला अधिकारी को सूचित करना पड़ता है। यदि वे आवश्यक समझता है तो वायरलेस द्वारा रेडियोग्राम गंतव्य स्थान पर भिजवा देते हैं। रेडियोग्राम वायरलेस द्वारा भेजने के उपरांत उसकी पुष्टिकरण प्रति सामान्य डाक द्वारा भेज दी जाती है। नमूना रेडियोग्राम निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय लखनऊ। इस कार्यालय में पत्र संख्या डैश दिनांक डैश तथा द्रुतगामी तार दिनांक डैश का अवलोकन करें। वर्षा ऋतु अत्यंत समीप है। भवनों की मरम्मत यथा समय न हो सकने पर पूर्व में आंशिक संपत्ति एवं जन हानि का विषय गंभीर है। अतएव अनुरोध है कि भवनों की मरम्मत का अनुमानक पारित कर तुरंत स्वीकृति प्रदान करें। तुरंत स्वीकृति प्राप्त न होने पर परिणाम भयंकर होना सुनिश्चित है। मदन लाल गोयल, प्रधानाचार्य। संख्या प्रतिलिपि निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय लखनऊ को उपरोक्त स्वीकृति तुरंत देने के अनुरोध के साथ। मदन लाल गोयल, प्रधानाचार्य। 12 मितव्ययता पत्र सेविंग ग्राम। सरकारी कार्यालयों में सेविंग ग्राम का उपयोग अत्यावश्यक एवं शीघ्र कार्यों के लिए किया जाता है। इसका महत्व उतना ही है जितना तार या रेडियोग्राम का होता है। सेविंग ग्राम सामान्य डाक द्वारा ही भेजा जाता है, अतः इसमें सामान्य पत्र के बराबर खर्च होता है। कम खर्च में गंतव्य स्थान पर पहुंचने के कारण इसे मितव्ययता पत्र कहते हैं। इसकी भाषा यथासंभव संक्षिप्त एवं सस्पुष्ट होनी चाहिए। इसका आलेख सामान्यतः पत्र की भांति होता है। नमूना सेविंग ग्राम। चालू बरसात में जनपद की विभिन्न नहरों में भारी टूट फूट हुई है।
मरम्मत का अनुमानित व्यय रुपए 10 लाख आंका गया है। इससे पूर्व आपके साथ दूरभाष पर हुई वार्ता के अनुसार कार्यालय प्रारंभ कर दिया गया है। अनुरोध है कि मौखिक अनुमोदन की पुष्टि कर आवश्यक आदेश जारी करने का कष्ट करें ताकि कार्यालय आदेश पारित कर भुगतान करने की व्यवस्था की जा सके। अधीक्षण अभियंता सिंचाई विभाग गोरखपुर संख्या डैश डैश कार्यालय अधीक्षण अभियंता सिंचाई विभाग गोरखपुर दिनांक डैश प्रतिलिपि मुख्य अभियंता सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। नंद कुमार अधीक्षण अभियंता। 13 संकल्प या प्रस्ताव रिजोल्यूशन। संकल्प प्रस्ताव का प्रयोग सरकार की नीति संबंधी घोषणा करने के लिए, जांच आयोगों की नियुक्ति और समितियों या आयोगों के महत्वपूर्ण प्रतिवेदनों के परिणामों की घोषणा के लिए होता है। इसमें स्वनिर्देश और संबोधन नहीं होता है। संकल्प में यह अन्य आलेखों की भांति संख्या, दिनांक और विभागीय सचिव या अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। संकल्प 4 भागों में प्रकाशित किया जाता है। पहले भाग में संकल्प की आवश्यकता या उद्देश्य का उल्लेख रहता है। दूसरे भाग में मूल तथ्यों का समावेश रहता है। संकल्प के तीसरे भाग में सरकारी निर्णय या उल्लेख रहता है और चौथे भाग में उन व्यक्तियों के नाम होते हैं जिनके पास संकल्प की प्रतिलिपि भेजी जाती है। नमूना उत्तर प्रदेश के राजपत्र गजट में प्रकाशनार्थ संख्या डैश डैश उत्तर प्रदेश शासन विधि मंत्रालय लखनऊ दिनांक डैश डैश। संकल्प रेजोल्यूशन। वर्तमान समय की आवश्यकताओं को देखते हुए यह अनुभव किया जाता है कि विधि निर्माण आदि से संबंध में कुछ कमियां हैं जिनमें सुधार की बड़ी आवश्यकता है। अतः उत्तर प्रदेश सरकार ने एक समिति का गठन करने का निश्चय किया है जो कानूनों के सुधार के लिए अपने सुझाव देगी। समिति में सरकारी और गैर सरकारी उच्च कोटि के विधि वेताओं को रखा जाएगा। सुविख्यात विधि शास्त्री श्री महेश चंद्र शर्मा को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। श्री रामपाल सिंह एवं श्री ज्ञानेंद्र वर्मा समिति के सदस्य होंगे। समिति कानूनी अव्यवस्था को दूर करने पर विचार करेगी और अपना प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश सरकार को वर्ष 2012 के अंदर प्रस्तुत कर देगी। आदेश। यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक एक प्रति निम्नलिखित व्यक्तियों के पास भेजी जाए। 1 श्री महेश चंद्र शर्मा, 2 श्री रामपाल सिंह, 3 श्री ज्ञानेंद्र वर्मा। जनसाधारण की सुविधा एवं जानकारी के लिए यह आदेश जारी किया जाता है कि इस संकल्प को उत्तर प्रदेश के राजपत्र गजट में प्रकाशित कर दिया जाए। दीप नारायण सचिव उत्तर प्रदेश सरकार। 14 अधिसूचना नोटिफिकेशन। राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण और उनके अवकाश की स्वीकृति की सूचनाओं को राजपत्र गजट में प्रकाशित करने के लिए अधिसूचना का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा सरकारी अधिकारियों को नए अधिकार सौंपने अथवा उनके अधिकारों को वापस लेने के लिए नए नियमों, उपनियमों व आदेशों को लागू करने के लिए भी अधिसूचना का प्रयोग किया जाता है। इसमें अन्य आलेखों की भांति संख्या, दिनांक एवं विभागीय सचिव या अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। सामान्यतः इसमें संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है। अधिसूचना एवं सर्वप्रथम उस राजपत्र गजट का नाम, भाग एवं अनुभाग संख्या जिसमें अधिसूचना प्रकाशित होनी है लिखना चाहिए। अधिसूचना की प्रतिलिपियां जिन जिन व्यक्तियों के पास भेजी जानी है उनका नाम व पता नीचे बाईं ओर अंकित करना चाहिए। यदि अधिसूचना का प्रकाश विशेष गजट में होता है तो ऐसी अधिसूचना पर संयुक्त सचिव के हस्ताक्षर या स्वीकृति होनी चाहिए। नमूना उत्तर प्रदेश सरकार के राजपत्र के भाग 1 अनुभाग 2 में प्रकाशनार्थ उत्तर प्रदेश सरकार श्रम मंत्रालय लखनऊ दिनांक डैश डैश। अधिसूचना संख्या डैश के अंतर्गत श्री रामपाल IAS जो इस समय प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ में निदेशक के पद पर कार्यरत है का स्थानांतरण जिलाधिकारी सीतापुर के पद पर किया गया है को आदेश दिया जाता है कि श्री रामपाल आगामी दिनांक डैश के पूर्व अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। कार्यभार ग्रहण करने की अवधि से श्रम मंत्रालय की उत्तर प्रदेश के राजपत्र गजट में प्रकाशित पूर्व अधिसूचना संख्या डैश दिनांक डैश रद्द की जाती है। कृपा शंकर सचिव उत्तर प्रदेश सरकार। 15 प्रेस विज्ञप्ति प्रेस कम्युनिक एंड प्रेस नोट। जब सरकार को किसी महत्वपूर्ण समाचार या सरकारी निर्णय का व्यापक रूप से प्रचार करना होता है तो उसे समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के लिए सूचना निदेशक के पास भेज दिया जाता है। सूचना निदेशक इन विज्ञप्तियों को प्रकाशनार्थ संपादकों में वितरित कर देता है। संपादक इन विज्ञप्तियों को अपने अपने समाचार पत्रों में प्रकाशित करते हैं। प्रेस विज्ञप्ति 2 रूप हैं, प्रेस कम्युनिक और
प्रेस नोट। प्रेस कम्युनिक में औपचारिकता अधिक होती है। इससे संपादक को बिना किसी संशोधन के ज्यों का त्यों प्रकाशित करना पड़ता है, जबकि प्रेस नोट में संपादक अपनी टिप्पणी लगा सकता है और उसकी भाषा आदि में आवश्यक संशोधन भी कर सकता है। लेखन विधि। 1. प्रेस विज्ञप्ति में सर्वप्रथम उसके छपने का दिनांक तथा समय का उल्लेख करना चाहिए। इससे प्रेस निर्धारित समय और दिनांक से पूर्व प्रकाशित नहीं कर सकता। 2. प्रेस विज्ञप्ति के विषय का संक्षिप्त एवं स्पष्ट शीर्षक लिखना चाहिए। 3. इसके पश्चात विषय का पूर्ण वितरण दिया जाना चाहिए। अंत में यह आज्ञा होती है कि संबंधित प्रेस विज्ञप्ति को सूचना निदेशक के पास भेज दिया जाए। 4. प्रेस विज्ञप्ति की प्रतियां जिन जिन व्यक्तियों को प्रेषित की जानी है उनका भी उल्लेख होना चाहिए। नमूना प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 15 जनवरी 2012 को प्रातः 10 बजे से पहले प्रचारित और प्रकाशित न किए जाए। नई दिल्ली दिनांक डैश डैश भारत और रूस के बीच व्यापारिक संबंध। रूस और भारत के बीच व्यापारिक संबंध दृढ़ करने के लिए आज दिनांक डैश जनवरी डैश को प्रातः 10 बजे भारत और रूस के व्यापार मंत्री के बीच नई दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसके अनुसार दोनों देशों ने परस्पर व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक दूसरे देश से आयात की जाने वाली सामग्रियों पर लगने वाला शुल्क की दर %% कम कर दी है। इन देशों की सरकारों को विश्वास है कि इससे व्यापार संबंध के साथ साथ उनके पारस्परिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध भी सुदृढ़ होंगे। प्रधान सूचना निदेशक, भारत सरकार, नई दिल्ली को उपरोक्त विज्ञप्ति और प्रचार और प्रकाशन के लिए भेजी जाती है। वाणिज्य मंत्रालय, नई दिल्ली। दिनांक हस्ताक्षर सचिव, भारत सरकार। 16. प्रतिवेदन रिपोर्ट। प्रतिवेदन शब्द अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द का हिंदीकृत रूप है। रिपोर्ट शब्द सामान्यतः शिकायत के अर्थ में प्रचलित है। कोई भी व्यक्ति यदि नियम विरुद्ध कार्य करता है तो उसकी लिखित सूचना संबंधित अधिकारी को दी जाती है, जिसे रिपोर्ट कहने की परिपाटी है। उदाहरणतः निर्धारित मूल्य से अधिक धन की मांग करने वाले दुकानदार के विरुद्ध शिकायत जिलाधिकारी के पास, महाविद्यालय में अवांछित कृत्य करने वाले छात्र की सूचना प्रधानाचार्य के पास, नियमित समय पर डाक सेवा उपलब्ध न होने की शिकायत डाकपाल से की जाती है। इधर प्रतिवेदन शब्द के अर्थ में विस्तार हो गया है। वेतन आयोग द्वारा प्रस्तुत सरकारी कर्मचारियों का वेतन संबंधी सिफारिशों का विस्तृत विवरण भी हिंदी में प्रतिवेदन ही कहलाता है। इसी प्रकार किसी संस्था, परिषद, योजना, घटना, किसी संगठन या व्यक्ति विशेष के संबंध में, पुलिस या व्यक्ति विशेष के संबंध में पुलिस या खुफिया पुलिस विभाग के कर्मचारी का विवरण इत्यादि सब प्रतिवेदन सीमा में आ जाता है। प्रतिवेदन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। 1. विवरणात्मक प्रतिवेदन। 2. शिकायती प्रतिवेदन। 1. विवरणात्मक प्रतिवेदन। किसी कार्य योजना, घटना अथवा स्थिति का प्रतिवेदन विवरणात्मक प्रतिवेदन कहलाता है, जैसे किसी शिविर का, किसी संस्था की वार्षिक उपलब्धियों का, किसी परिषद के कार्यकलापों आदि का प्रतिवेदन। 2. शिकायती प्रतिवेदन। जब कोई अधिकारी, कर्मचारी या सामान्य व्यक्ति नियम विरुद्ध कार्य करता है तो उसके विरुद्ध संबंधित अधिकारी को जो प्रतिवेदन दिया जाता है उसे शिकायती प्रतिवेदन कहते हैं। विवरणात्मक प्रतिवेदन का नमूना सेठ जयदयाल इंटर कॉलेज, 20वां का वार्षिक प्रतिवेदन 2003-04, विद्यालय का इतिहास तथा प्रगति। यह विद्यालय सन 1885 में श्रीमान सेठ जयदयाल जी की उदारता से खुला था। सेठ जयदयाल जी ने मुक्त हस्त से धन खर्च करके इस विद्यालय के भवन का निर्माण कराया था। 13 वर्ष बाद सेठ जी ने अपनी रियासत का एक बड़ा भाग इस विद्यालय के नाम दान कर दिया था, जिसकी विधिवत रजिस्ट्री 7 मई 1908 को बिस्वा में हुई थी। सेठ जी आजीवन इस विद्यालय के विकास में लगे रहे और विद्यालय में नियमित धन देते रहे। इस विद्यालय में इंटरमीडिएट तक शिक्षा प्रदान की जाती है। इंटर कक्षाओं के कला संकाय में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, इतिहास और समाजशास्त्र तथा विज्ञान संकाय में गणित, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान की शिक्षा दी जाती है। हाई स्कूल में विज्ञान संकाय में जीव विज्ञान की शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यालय के मुख्य भवन में 32 कमरे हैं। प्रधानाचार्य कक्ष और कार्यालय कक्ष से मिला हुआ विशाल हॉल है। इन्हीं के साथ पुस्तकालय, वाचनालय कक्ष, एमसीसी कक्ष तथा चित्रकला कक्ष है। विद्यालय के मुख्य भवन में एक अध्यापक कक्ष, हाई स्कूल जीव विज्ञान प्रयोगशाला तथा विज्ञान प्रयोगशाला है। इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला और रसायन प्रयोगशाला मुख्य भवन में ही उत्तर पूर्व में स्थित है। कार्यालय कक्ष के ऊपर एक सुंदर अतिथि गृह भी है।
खेल कूद के लिए विद्यालय के सामने एक विशाल मैदान है। छात्र संख्या एवं परीक्षाफल। इस वर्ष छात्रों की संख्या 1225 रही। परीक्षाफल उत्तम रहा। हाई स्कूल का परीक्षाफल 75% और इंटरमीडिएट का परीक्षाफल 75% रहा। पुस्तकालय एवं वाचनालय। 971 पुस्तकें खरीदी जाने से पुस्तकों की संख्या 18,645 हो गई है। इस वर्ष विद्यार्थियों द्वारा 8,388 व अध्यापकों द्वारा 215 पुस्तकें पढ़ी गई। वाचनालय में 5 दैनिक, 10 साप्ताहिक, 2 पाक्षिक, 15 मासिक एवं 20 त्रैमासिक पत्रिकाएं आई है। विद्यालय में बुक बैंक व्यवस्था भी है। अनुशासन एवं गणवेश। विद्यालय में अनुशासन की देखरेख के लिए कामता प्रसाद वर्मा की अध्यक्षता में 5 अध्यापकों एवं 9 छात्रों का दल नियुक्त किया गया है। सभी छात्र गणवेश में ही आए। इसके लिए सफेद बुश शर्ट और हरी पैंट या हाफ पैंट निर्धारित की गई है। सभी छात्र प्रतिदिन गणवेश में ही आते हैं। खेल कूद एवं सांस्कृतिक साहित्यिक कार्य। विद्यालय जिला खेल कूद प्रतियोगिता में प्रथम रहा। कई छात्र DCA और DSA के सदस्य चुने गए। वार्षिकोत्सव में प्रतिवर्ष हॉकी टूर्नामेंट होता है जिसमें दूर दूर के खिलाड़ी आमंत्रित किए जाते हैं। विद्यालय में हिंदी साहित्य परिषद का देश के निर्माण में साहित्य का योगदान वैज्ञानिक से कहीं अधिक है विषय पर एक गोष्ठी आयोजित की गई। वार्षिकोत्सव में ही लोकगीत, लोक नृत्य एवं अन्य रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। विज्ञान के छात्रों ने विज्ञान प्रदर्शनी, कला के छात्रों ने कला प्रदर्शनी का आयोजन किया। विद्यालय के प्रबंधक कुंवर उमेश्वर दयाल सेठ जी ने पुरस्कार वितरण किया। आय व्यय का संक्षिप्त विवरण। आरंभिक रोकड़ 29,50,858 थी। बाद में राजकीय अनुदान, दान पात्र और शुल्क आदि की आय मिलाकर 43,86,54,000 की आय हुई तथा इतना ही व्यय हुआ। भावी योजनाएं। विद्यालय के अगले सत्र से इंटर कक्षाओं में जीव विज्ञान एवं वाणिज्य की कक्षाएं खोलने के लिए प्रगतिशील है। आशा है उक्त विषयों के वर्ग सेक्शन खोलने की अनुमति शीघ्र ही मिल जाएगी। प्रधानाचार्य सेठ जयदयाल इंटर कॉलेज, बिस्वा, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। शिकायती प्रतिवेदन का नमूना 12 नारायण सदन, साहूकार, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। सेवा में जिला पूर्ति अधिकारी, पीलीभीत। महोदय, मैं आपका ध्यान मोहल्ला साहूकार के सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदार की अनियमितताओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि उक्त दुकानदार ना तो नियत समय पर दुकान खोलता है और ना बंद करता है। परिणामतः लोगों को सामान खरीदने के लिए दुकान के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस प्रकार लोगों का काफी समय नष्ट हो जाता है। इसकी आम शिकायत यह है कि यह कम तौलता है और खाद्य पदार्थों में मिलावट भी करता है। लोगों के प्रति इसका व्यवहार भी ठीक नहीं है। सबसे अकड़कर बुरी तरह बातें करता है। इस संबंध में आपसे निवेदन है कि आप इस मामले की जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। धन्यवाद। दिनांक 15/4/2012। भवदीय शिव शंकर लाल वर्मा। प्रत्यावेदन रिप्रेजेंटेशन। जब किसी वरिष्ठ अधिकारी या कर्मचारी की उपेक्षा कर वरिष्ठ अधिकारी या कर्मचारी की प्रोन्नति कर दी जाती है अथवा किसी व्यक्ति पर निराधार दोषारोपण किया जाता है तो उसके विरुद्ध न्याय की आवाज उठाने के लिए जो आवेदन पत्र लिखा जाता है उसे प्रत्यावेदन कहते हैं। नमूना। सेवा में निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, श्रम विभाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रधानाचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर। विषय: प्रधानाचार्य पद पर प्रोन्नति में विसंगति। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं विगत 15 वर्षों से उत्तर प्रदेश शासन श्रम विभाग प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय के अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यदेशक पद पर कार्यरत हूँ। प्रोन्नति का अवसर आने पर निदेशालय की नीति रही है कि वरिष्ठता सूची में जिसका नाम आगे है उसे पहले प्रोन्नत किया जाए। उत्तर प्रदेश में कार्यरत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में जितने भी कार्यदेशक हैं उनमें मेरा नाम शीर्ष पर है। प्रोन्नति का अवसर आने पर मेरी उपेक्षा करके मुझसे कनिष्ठ श्री कमलेश शुक्ल को प्रधानाचार्य पद पर प्रोन्नत कर दिया गया है। इस संबंध में आपसे अनुरोध है कि वरिष्ठता सूची का पुनः अवलोकन कर न्यायोचित कार्यवाही करके मुझे अनुग्रहित करें। भवदीय रामचंद्र वर्मा, कार्यदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर। दिनांक 15 अप्रैल 2012। इसी के साथ ही यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। यदि अभी तक आपने अन्य वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा।
साथ ही इसकी फ्री PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।